मैं सागर को नहीं वरूंगी। सागर जो हर धारा को खामोश समेट लेता है, चुपचाप निगल लेता है, हर नन्हे अस्तित्व को हर नदी से उसका नाम छीन लेता है। आज मेरे दौड़ते हुए पाँव में संशय का तीर चुभ गया है। मैं वो थमी हुई धारा हूँ जिसका रास्ता गलत हो गया है। अब मैं एक फैलता हुआ सैलाब हूँ और बिखरते जाना ही अर्थ है मेरा। वो भी तो पानी है जो पानी में नहीं डूबता, डूबकर अनंत पारावार की। डॉक्टर रेखा वशिष्ठ जी, द अनकॉमन पीपल अनकट में आपका स्वागत है। आप प्राचार्य रह चुकी हैं, आप अंग्रेजी की प्राध्यापिका रह चुकी हैं, आप हिमाचल की जानी मानी लेखिका हैं, कवि हैं और देश की जानी मानी कहानीकार भी हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि आपको कहानी लिखने का शौक़ कब से शुरू हुआ और कविताएं लिखने का शौक़ कब से शुरू हुआ? बहुत पीछे जाना पड़ेगा एक तरह से जी। कविता तो मैं समझिए कि जब किशोरावस्था से मे बी जब मैं 10th में थी या उसके बाद कॉलेज में आई, तो मुझे याद है कि जब कभी क्लास में पूरी तरह ध्यान नहीं होता था जी। सुनने में लेक्चर, तो पीछे पीछे मैं कुछ लिखती रहती थी और इस तरह से वो कविताएं होती थी छोटी छोटी, लेकिन कभी बहुत एम्बिशियस नहीं रही कि मैं इसलिए लिख रही हूँ कि मुझे कवि बनना है या आगे चलकर कविताएं लिखनी हैं। ऐसे ही अपनी आत्म अभिव्यक्ति के लिए लिखा करती थी और छपने छपाने का सिलसिला तो बहुत बाद में शुरू हुआ जी। और कहानियाँ तो मैंने काफ़ी आगे जाकर के लिखी। जब मेरी 2 कविता पुस्तकें आ चुकी थी, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कहानी भी लिखनी चाहिए। अपने हिस्से की धूप और चिंदी चिंदी सुख। हाँ, उसके बाद कहानी संग्रह आया, तो उसी दौरान मैंने कहानी लिखना शुरू किया। मुझे लगा कि कहानी लिखना शायद ज़्यादा संतोषप्रद होता है, आप उसमें एक बड़े व्यापक यथार्थ को छू सकते हैं। तो कहानी मैंने कंपैरेटिवली बाद में लिखी है। ये लाइक लेट 80s में या 90s? मे बी यस, हाँ 80s में लिखी है। आपकी कहानियों में एक खास चीज़ देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि आपकी कहानियों में शब्द आपके पास खुद चले आते हैं, आपको ढूंढने ही नहीं पड़ते। मैंने बहुत सारे कहानीकारों की कहानियाँ पढ़ी हैं। कई बार मुझे लगता है वो स्ट्रगल कर रहे हैं शब्दों को अपनी तरफ खींचने में, लेकिन आपकी कहानियों में शब्द पूरे बहते हुए चले आते हैं। इसकी क्या वजह है? मुझे ऐसा लगता है कि कविता और कहानी से जब मुझे उसमें रुचि हुई या प्यार हुआ, उससे पहले से शब्दों से प्यार था मुझे जी। बचपन से ही कह सकते हैं। बहुत बहुत पहले ही मुझे याद आता है कि जब हमें कभी कोई निबंध लिखने के लिए दिया जाता था या कोई पत्र लिखने के लिए दिया जाता था, तो जो मैं एक बार लिखना शुरू करती थी, मैं लिखती चली जाती थी। जी। और हमेशा जो अध्यापक थे वो ये कहते थे कि बहुत अच्छा है, लेकिन शब्द सीमा का ध्यान रखा करो। अच्छा। तो शब्दों से एक तरह से मैं खेलती थी, ये मेरा एक शौक था। जी। डॉक्टर रेखा जी, आप
अंग्रेजी की प्राध्यापिका रही हैं, लेकिन आपने हिंदी में लिखना क्यों चुना? ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं लगता मुझे। अंग्रेज़ी को मैंने, मतलब हम सब लोग इंग्लिश को दूसरी भाषा की तरह ही सीखते हैं और पढ़ते हैं, और एक तरह से ऐसे लगता है कि वो हमें रोज़ी रोटी कमाने का एक साधन चाहिए था, तो इसलिए मैंने अंग्रेज़ी पढ़ी। वैसे अंग्रेज़ी भी मुझे बहुत ही शौक़ था, मुझे हर तरह की भाषा में शौक़ है पढ़ने में, क्योंकि मैंने जब मैं बीए में आई तो मैंने इंग्लिश में ऑनर्स से किया, इंग्लिश ऑनर्स से बीए। पर मेरी अपनी भाषा, जो मन की भाषा है, वो तो हमेशा से हिंदी ही थी। तो ये कोई शिफ्ट नहीं था कि अंग्रेजी में लिखूं या हिंदी में। मुझे ऐसा कोई सवाल मेरे सामने कभी था ही नहीं, मुझे हिंदी में ही लिखना था ऐसे लगता है, क्योंकि वो मेरी अपनी भाषा है, मेरे मन की भाषा, मेरे माँ की भाषा। क्या कहना, माँ की भाषा तो हम सबकी पहाड़ी है एक तरह से, लेकिन हिंदी मेरे मन की भाषा है। आपकी कहानियां अधिकतर स्त्री प्रधान विषयों पर हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन आपको क्यों लगा कि आपको मैक्सिमम जो आपकी कहानियां हैं, अधिकतर कहानियां हैं, वो स्त्री समाज के प्रति हैं? आसान सा उत्तर तो इसका यही है कि मैं स्वयं स्त्री हूँ, तो स्त्रियों की जो एक संवेदना है, उनकी जो सेंसिबिलिटी है, मैं उसके बहुत नज़दीक हूँ, वो मेरी अपनी ही है एक तरह से। लेकिन दूसरी बात ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, बहुत कम लिखा है। जब मैंने लिखना शुरू किया तो जैसा मैंने कहा कि मैं शायद तभी लिखा जब बहुत मैंने ज़रूरत महसूस की, कोई इतनी सघन अनुभूतियाँ जिनको कि मैं कहना चाहती थी। तो औरत होने के नाते मैंने औरतों के दुख दर्द को, उनके जीवन की विडंबनाओं को ज़्यादा गहरे से महसूस किया, इसलिए लिखा। आगे और चलकर लिखती तो हो सकता है मेरे विषय का भी और अधिक विस्तार होता, और जो उसका कंटेंट है, उसके जो पात्र है, वो भी बदलते। हाँ, लेकिन स्त्री के जीवन में क्योंकि पुरुष अनिवार्यतः उपस्थित हैं, इसलिए मेरी कहानियों में पुरुष पात्र भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो केंद्रित स्त्री की सेंसिबिलिटी पर ही है मोस्टली। आपकी कहानियों के सारे पात्र जो हैं, मुझे लगता है कि हम उनसे कहीं ना कहीं मिल चुके हैं आम जीवन में। और जैसे आपकी कहानी है सदा सुहागन, जो एक स्त्री है, वो परिवार से दुखी होके वो बस में चली जाती है, शिमला पहुंच जाती है। हमें भी कई बार ऐसा लगता है कि हम ऐसे पात्र से किसी बस में यात्रा करते हुए मिले हैं। या आपकी पियानो में दो बहनें हैं कहानी में, वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यहीं रह जाना चाहती हैं, जो कि स्वाभाविक है कि अगर उस क्षेत्र में आप पले बड़े हुए हैं तो शायद आप वहीं रहना चाहते हैं। एक कहानी है गुमशुदा, एक महिला की कहानी है, वो वृद्ध महिला है। मुझे स्वयं लगा वो कहानी पढ़ते हुए कि ऐसी स्त्री को मैं नालागढ़ या रोपड़ या खरड़ या कुराली के पास कहीं मिला हूँ जो भटक रही है और वो घर से निकल जाना चाहती है। तो ये जो पात्र आप चुनती हैं या जो विषय चुनती हैं, ये इनके प्रति आपका आकर्षण कैसे पैदा हुआ? ये पात्र मैं आसपास के जीवन से ही चुनती हूँ, और ये सचमुच में मेरे ऐसे पात्र हैं जिनसे मैं मिली हूँ, जिनसे मेरा राब्ता रहा है। कोई काल्पनिक नहीं है ये। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काल्पनिक नहीं है, बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। उनसे मिले, अगर मैं मिली हूँ तो आप भी मिले होंगे, लेकिन मुझे उन्होंने कहीं ज़्यादा गहरे से छुआ होगा। और क्योंकि कहानी में मैं कुछ पात्र तो मुझे लाने ही हैं, तो वही पात्र आते हैं जिन्होंने मुझे छुआ है, जिनसे मैं मिली हूँ। मैं, अगर आप ये सवाल मुझसे इस तरह से पूछें कि मेरी जो रचना प्रक्रिया है वो क्या है, कि मेरी जो एक प्रक्रिया है, मैं कैसे लिखती हूँ, कैसे चुनती हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि कहानी जब शुरू होती है, या तो कोई ऐसी बात होती है आपके मन में, कोई ऐसा बिंदु होता है, विचार का प्रस्थान बिंदु, जहाँ से आप शुरू करते हैं सोचना, या फिर आपके सामने कोई पात्र होता है। तो अक्सर मेरे सामने पात्र भी रहते हैं, और उनके हिसाब से, मतलब वो एक तरह से एक खिड़की खोलते हैं मेरे लिए, एक दिशा निर्देश देते हैं, और उनके साथ साथ चलकर फिर मैं
विचारों का जो गुम्फन है, उनकी समस्याएं क्या हैं, वो जीवन को कैसे देख रहे हैं, फिर मैं उनके दृष्टिकोण से देखते हुए उनके साथ चलती हूँ। आपकी कहानी है पियानो, बहुत ही खूबसूरत कहानी है, लेकिन आप कहती हैं कि आपको जो हाथ कहानी है वो बेहतर लगती है पियानो नहीं से। नहीं, बेहतर नहीं मैंने कहा। मैंने शायद ये कहा है कि हाथ कहानी का ज़्यादा नोटिस लिया गया, मतलब उसको पुरस्कार भी मिला है। उसको पुरस्कार भी मिला, वो कथा उसमें चुनी गई थी, कथा पुरस्कार। और दूसरा जैसे वो पाठ्यक्रम में भी ली गई, ट्रांसलेशन किया गया उसका और ली गई। और कुछ मैं ये कहूँगी कि उसके ऊपर जैसे उस ज़माने में जब वो कहानी मैंने लिखी तो जो पाठकों के उनकी प्रतिक्रियाएं आती थी, उनके जो फैन मेल आती थी एक तरह से, तो उसका नोटिस ज़्यादा लिया गया। उसने थोड़ा सा एक तरह से डिस्टर्ब किया लोगों को शायद। जी। और उसमें क्योंकि डिस्टर्ब किया तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पर्पस ही राइटर का ये होता है कि कोई वो ऐसे मुद्दे को, किसी ऐसी बात को उठाए जो हलचल पैदा करे। तो इस तरह से मुझे वो इम्पॉर्टेंट लगती है, सिग्निफिकेंट लगती है, लेकिन ये नहीं मैं कह सकती कि वो मेरी प्रिय कहानी है, सबसे अधिक प्रिय है। तो आपकी अपनी कहानियों में पियानो और हाथ में से हाथ ज़्यादा प्रिय है? नहीं, हाथ इसलिए मुझे अच्छी लगती है कि उसके ऊपर जिन लोगों का मेरे मन में, जो मेरे लिए एक तरह से प्रेरणा रहे हैं और जिन्होंने मुझे साहित्य समझने की और ज़्यादा समझ दी, उसको पैना किया, उसको गहरा किया, उन लोगों की जो प्रतिक्रियाएं थी वो भी ये थी कि एक कंप्लीट स्टोरी है अपने आप में। मतलब इसमें जैसे उनका मतलब था कि एक जो क्राफ्ट होता है मॉडर्न स्टोरी का, जी। तो उसके ऊपर आपकी पकड़ दिखती है। तो मैंने भी ये मान लिया क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि मानना ये, इसलिए मैंने शुरू में ही उसको स्थापित किया कि शब्द बहे चले जाते हैं आपकी कहानी और कविताओं में। जो पियानो कहानी है मैम, वो कितनी उसमें आप हैं, आपने जी है वो कहानी कहीं ना किसी तरीके से? उसका जो नरेटर है जी, जो कहानी कहने वाला है, वो स्वयं मैं हूँ। और मैं ये जो दो महिलाएं हैं, अंग्रेज महिलाएं, मैं डायरेक्ट इनके कांटेक्ट में रही हूँ बहुत अरसे तक। जैसे जब हम लोग शिमला में थे तो बालूगंज में रहते थे और ये पड़ोस में ही उसी विसिनिटी में कहीं रहती थी इनकी वो जो कोठी थी, जो कोठी है इसमें वो भी एक रियल है। और उनके आसपास हम मतलब उनको मिलते रहे, उनके पास जाते रहे, उनसे बातचीत करते रहे। और उसका सारा हासिल जो था वो इतनी रोचक होती थी सारी हमारी उनके साथ मीटिंग्स। तो ये कहानी उसका एक तरह से बहुत ही खूबसूरत कहानी है। और आप जितनी अच्छी कहानियाँ लिखती हैं उतनी खूबसूरत कविताएं लिखती हैं, तो दोनों विधाओं में आप अव्वल हैं। तो अव्वल अपनी कविताओं के बारे में क्या कहना चाहती हैं? हाँ, कविताएं लिखना मैंने पहले शुरू किया, जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत महसूस हुई तो जो पहली जो विधा थी मेरे मन के करीब वो कविता ही थी। तो कविताएं लिखी मैंने और मुझे बहुत उससे एक खुशी मिली, एक सृजन का जो एक सुख है वो मिला। और उनको पाठकों ने भी सराहा और इसी वजह से मैं मतलब एक ज़्यादा जो एक व्यापक आप कह सकते हैं लेखकों का, कवियों का, उन लोगों से मेरा जान पहचान हुई, उनके संपर्क में मैं आई। और ये जो कवि कहा जाने लगा ये भी मुझे तभी महसूस हुआ कविताएं लिखने के बाद कि हाँ, मैं यही मेरी बिरादरी है और मैं भी इसमें शामिल हूँ। तो कैसी हैं कविताएं ये तो फिर पाठक जानेंगे या जो समीक्षक है वो जानेंगे। आप अपनी कोई कविता सुनाना चाहते हैं जो आप कविता के दिल के बहुत प्रिय हो? मैं छोटी सी कविता चुनती हूँ जी, क्योंकि ये जैसे ये जो मेरी किताब है सबसे पहले अपने हिस्से की धूप, ये उस समय की जो मेरी प्रारंभिक कविताएं हैं वो भी इसमें हैं और बड़े लंबे अंतराल की कविताएं इसमें एक एक दो दो करके हैं। और अंत में आते आते जो कविता, जिस कविता को कह करके मतलब जब मैंने ये सुनाई थी तो एक तरह से मुझे कवि समझा जाने लगा, वो है स्वयंवरा। वो
पहले संग्रह में हाँ, है, वो सुना दीजिए है ना। हाँ जी। लेकिन वो सुनाऊं? हाँ, जो आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि वो सुनानी चाहिए तो वो सुना दीजिए। हाँ, वो इसलिए सुना दूं मैं क्योंकि वो एक तरह से इम्पोर्टेंट है वो जी कि पहली कविता सुनाती हूँ जो मैंने पहले लिखी, सबसे पहले लिखी। जी। और मुझे बहुत प्रिय है, भोली भाली सी कविता है। और ये जैसे कॉलेज के जो यूथ फेस्टिवल है उसमें मैंने सुनाई थी, और तब मुझे पूरा जो जोनल हमारा कंपटीशन होता था जी। उसमें मुझे पहला पुरस्कार मिला था। और तब से लोगों ने मुझे एक नया परिचय देना शुरू किया। इसका टाइटल है बांसुरी। जी। उपमा अलंकार बरबस मुझ पर न ला दो, जी। आओ मैं अपना परिचय स्वयं दूं। संत जी। मैं एक खोखला कुरूप बांस हूँ, खंडित और छिद्रमय। मेरे भीतर एक दीर्घ शून्य है, पर जब तुम मुझे अपने शीतल अधरों से छूते हो जी। मैं स्वयं को भूल जाती हूँ, बहुत खूबसूरत। अपने ही भीतर का गीत सुनकर। लगता है मैं कुछ और भी हूँ, मेरा परिचय कुछ और भी है। तुम कह दो तुम बांस ही नहीं बांसुरी भी हो। वाह। ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मैं लगभग 16 साल की थी। बहुत सुंदर है मैम। मैम, आपकी ज़िंदगी में एक समय आया जब आपको एक ऐसी बीमारी ने आपके दरवाजे पे दस्तक दी जिसने आपको बहुत साल परेशान रखा, और आप उससे जूझती रहीं, आप उससे विजयी भी हुई, और अब आप स्वस्थ हैं। तो वो जो पूरा समय था, उस समय आपकी जो राइटिंग थी, जो रचनात्मक गतिविधियां थी, उनमें शायद पूरा भूचाल आ गया होगा, ज्वार भाटा आ गया होगा। आपने उस दौरान भी लिखा शायद, क्योंकि आपकी कहानी है कैंसर टोला। तो उस पूरे समय को, आई नो इट्स वेरी पेनफुल टू रिकलेक्ट इट, बट अगर आप चाहें तो पूरे उसको बता सकती हैं। नहीं, वो पेनफुल जैसे कहते हैं ना कि हर समय आकर के चला जाता है, जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो। तो वो भी एक मरहला था जिंदगी का, आया और चला गया। लेकिन उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जैसे ये जो कैंसर टोला कहानी आप कह रहे हैं, मैं चाहती थी कि मैं उस समय के अनुभवों को लेकर के कुछ और अधिक कुछ उपन्यास या कोई ऐसी चीज़ लिखूं। लेकिन यही है कि कभी उतना समय नहीं मुझे मिल पाया, या उतना कुछ मेरे में कह सकते हो कि पेशेंस नहीं रहती है। तो ये कहानी आई जी। तो उसने क्या सिखाया कि ज़िंदगी की एक नई परिभाषा, जब आप बिल्कुल मौत के करीब से गुजरते हैं, वहाँ से निकलते हैं साथ से, तो आप ज़िंदगी को और भी ज़्यादा गहराई से समझ पाते हैं। मतलब आपको जीवन और मृत्यु के जो सही अर्थ हैं वो समझ आने लगते हैं। उससे आपको जीवन जीने के लिए एक और, जैसे कहते हैं ना, एक ललक, जिजीविषा, वो भी तीव्र हो जाती है। और मैं चाहती थी कि जब मैं इससे निकलूं, अगर जो अभी तक मैंने नहीं लिखा वो मैं फिर लिखूंगी। वो नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। लेकिन कई चीज़ें मुझे लगा, जैसे संबंधों का क्या महत्व है जीवन में, आपका परिवार, आपके जो अपने लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, उनकी एक परख तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन उनकी कितनी ज़रूरत है आपको, वो कितने अनमोल हैं आपके लिए, कैसे उनको बचा कर के रखना है, ये भी इंसान सीखता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे आपने
पता है सब लोगों को ये लाइन, ये पंक्ति बहुत ही लोकप्रिय है कि दुख इंसान को मांझता है, अज्ञे ने कहा है। तो दुख सचमुच मानता है, दुख चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। तो शारीरिक दुख भी हमें एक तरह से मांझता ही है। ये लगता है कि मैं कुछ भी कर लूं, ऐसा नहीं है। मैं मेरी जो एक सत्ता है इस जीवन में वो बहुत ही अदना सी है, जैसे बहुत कुछ भी नहीं हूं, मैं कण मात्र हूं। कुदरत चाहेगी तो मुझे इस तरह से मिटा देगी क्षण भर में, मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो एक एहसास है, मुझे लगता है ये जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान जो है वो बहुत कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है अल्टीमेटली। तो ये एहसास गहरे होते हैं। तो उस समय मुझे भी यही लगा। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, सबको ही कहना चाह रही हूँ कि जब भी कोई ऐसा आपके जीवन में ऐसी कोई चुनौती आती है, तो उसके बाद जब आप उसको पार करके निकलते हैं जी, तो यही समझना चाहिए कि जो इंसान ने किया है वो मैं भी कर सकता हूँ। मतलब आई कैन डू व्हाट द मैन हैज डन। तो बहुत लोगों ने मौत को जीता है, अधिक से अधिक, गहरी से गहरी, अंधेरी से अंधेरी परिस्थितियों में भी लोगों ने मौत को जीता है और उससे बाहर निकले हैं, गहरे अंधेरे से बाहर निकले हैं। तो हम लोग भी वैसा कर सकते हैं। हमें वो जो एक कोशिश है वो नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, वो नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कोई भी मुश्किल हो, कुछ भी मुश्किल हो। मैम, अभी रिसेंटली जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है कन्नड़ा में मिला है, कन्नड़ा में अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है हार्ट लैम्प को, बानो मुश्ताक को। उससे पहले 2 महिलाओं को और मिल चुके हैं वो बुकर प्राइज। वो दोनों हिंदी से अंग्रेजी में, और एक अंग्रेजी की जो अरुंधति रॉय की बुक थी उसकी, और गीतांजलि श्री। ये 7वां बुकर है इंटरनेशनल, इंडिया के लिए 7वां बुकर प्राइज है। सलमान रश्दी और BS नाइपाल इनको छोड़ के। तो आपको लगता है कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिनमें लोग लिख रहे हैं, उनको अब उनकी, भले ही उनकी ट्रांसलेशन हो किसी भी भाषा में, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग पहचानने लगे हैं, और एक महत्व देने लगे? ये प्रमाण है एक तरह से। देखिए, हिमाचल में रहते हुए हमें ऐसे लगता है कि जो क्षेत्रीय भाषा है, हम मतलब पहाड़ी की हम बात करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पहाड़ी अभी जैसे ये कन्नड़ के या बांग्ला या मराठी, इनके समकक्ष ऐसी कोई रचना मतलब हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इस वक्त। हो सकता है भविष्य में हो या हुई है, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन कुछ एक जो प्रादेशिक जो हमारा साहित्य है हमारे भारतवर्ष का, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भगवान की दया से मैं पढ़ती काफ़ी हूँ, तो मैंने ये ट्रांसलेशन में ही, चाहे हिंदी में ही पढ़ा है, मैंने खूब पढ़ा है। जैसे बांग्ला या मराठी या बाकी भी जो जो अवेलेबल होता है, अच्छी मतलब क्लासिक्स हैं एक तरह से, वो पढ़े। तो वो हिंदी से ज़्यादा कहीं सशक्त हैं, बहुत सशक्त हैं। तो उनको हम एक तरह से ये तो कह ही नहीं सकते कि ये प्रादेशिक हैं और इनको एक बहुत ही कम क्षेत्र में थोड़े लोगों में समझा जाता है। उनकी जो एक फोर्स है, उनकी जो शक्ति है, वो बहुत अधिक है, बहुत। तो अगर बढ़िया ट्रांसलेशन हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ता है कि वो हिंदी में लिखा गया, इंग्लिश में लिखा गया या फिर पंजाबी में लिखा गया। तो ऐसी किताबें, ऐसा साहित्य हमारे पास है जिनकी एक इंटरनेशनल अपील जो है वो हो सकती है। और क्योंकि जो क्षेत्रीय साहित्य है वो बहुत ज़्यादा रूटेड होता है एक तरह से, तो इसलिए भी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसकी जो अपील है वो सीधे लोगों को छूती है। तो बहुत अधिक स्कोप है, बल्कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे एक तरफ अरुंधति रॉय हैं और गीतांजलि श्री हैं, मैंने ये भी किताबें पढ़ रखी हैं। तो उन महिलाओं को जैसे हम जानते भी हैं, गीतांजलि श्री को तो शिमला में देखने का, मिलने का भी मौका मिला, या अरुंधति रॉय है। जिस तरह की वो 2 महिलाएं हैं, अभी जो ये मुश्ताक है, बानो मुश्ताक, वो कहीं बिल्कुल अलग है इनसे, बिल्कुल अलग है। तो अगर बानो मुश्ताक ये कर सकती हैं, एक तरह से ये जादू क्रिएट कर सकती हैं,
तो और लोग, बहुत से लोग कर सकते हैं। मैम, मध्य प्रदेश की एक बहुत प्रसिद्ध कहानीकार है मेरुनिसा परवेज। वो भी मुस्लिम फैमिली से आती हैं। उनकी कुछ एक कहानियों में उन्होंने लिखा है कि एक मुस्लिम महिला के लिए इन क्षेत्रों में आना कितना मुश्किल था, और शायद यही स्थिति बानो मुश्ताक की भी रही है। मेरा ये प्रश्न है कि महिलाओं को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, उनको घर की सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ लेखन करना कितना मुश्किल होता होगा? बहुत मुश्किल होता है। आपने ये बहुत ही एक तरह से पर्टिनेंट क्वेश्चन जो है पूछा है। देखिए, कलम उठाना या लिखना शुरू करना किसी भी औरत के लिए, कम से कम मैं अपनी पीढ़ी की औरतों की बात कर रही हूँ, किसी बगावत से कम नहीं होता। Exactly, that's what I'm saying, yeah. कि हम झंडा उठा करके नारे लगाते हुए सड़कों पे निकल रहे हैं, या कोई तलवार उठा करके कहीं युद्ध क्षेत्र के लिए निकल रहे हैं, उतना ही मुश्किल होता है जब कोई औरत कलम उठाती है। कलम उठाने का मतलब क्या है? मतलब ये मैं इसको थोड़ा सा सिंबॉलिकली यूज कर रही हूँ कि आप अपने लिए एक स्पेस मांग रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आप लिखना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, ये नहीं है। स्पेस का मतलब है यू आर ट्राइंग टू क्रिएट ए वर्ल्ड अपार्ट। घर में, समाज में आपका जो स्थान है, जो आपके स्टीरियोटिपिकल रोल्स हैं, आप एक वाइफ हैं, आप एक मदर हैं, या जो भी हैं, बेटी हैं, तो आपके कुछ दायित्व हैं, आपके कुछ रोल्स हैं। जब आप लेखक बनना चाहते हैं, इन सब से हट करके एक बहुत बड़ा रोल, क्योंकि जब ये रिश्ते हैं ना, इनको हम निभाते हैं, इन रोल्स को निभाते हैं, तो कुछ लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है। लेकिन जब आप लेखक बनती हैं तो स्काई इज द लिमिट, सारी दुनिया आपके सामने है। तो वो जो एक छोटा सा आपका संसार है ना, वो कुछ आतंकित हो जाता है, इनसिक्योर, मतलब असुरक्षित महसूस करते हैं। जब एक मदर, एक माँ, एक पत्नी ये कहती है कि मेरे 24 घंटे के समय में इतने घंटे जो हैं वो मेरे अपने हैं या और लोगों के हैं, तो सह नहीं पाते। और वो घंटे टाइम ही नहीं होता, उसके दिल में, उसके जहन में, उसके दिमाग में उतनी जगह छोड़ना सारी दुनिया के लिए और लोगों के लिए, उसके जितने कंसर्न्स होने वाले हैं, वो सबको बहुत मुश्किल लगता है। और लोग उसको, अब धीरे धीरे समय बदल रहा है, लेकिन एक बहुत बहुत ही, जिसको मैं कहती हूँ, एक गहरे लेवल की तैयारी और एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अपने लिए वो स्थान बनाने के लिए। परिवार को क्यों लगता है कि जो महिला उनके घर में है उसका सारे का सारा समय उनका अपना है, उसका अपना नहीं है? हाँ, धीरे धीरे मैंने यही कहा ना कि सबकी अपनी अपनी मांग है। जैसे आप कहते हैं कि जो एक मदर का रोल है, अगर देखा जाए तो सदियों से हम देखते आ रहे हैं कि महिलाओं ने यही रोल निभाया और अपने लिए कुछ नहीं मांगा। पत्नी का रोल है, वो उसने अदा किया और अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो जो ये जो पितृसत्ता है, एक तरह से आदत पड़ चुकी है सबको कि वो उसके जीवन का केंद्र है। तो जब वो केंद्र से थोड़ा सा हटने की कोशिश करती है, उस केंद्र में कुछ और आ जाता है, उसका अपना व्यवसाय, उसकी अपनी कला, उसकी अपनी आत्माभिव्यक्ति, या उसकी अपनी आकांक्षाएं, उसकी महत्वाकांक्षाएं, जिसको कहा जाता है कि ये बहुत एम्बिशियस है। तो औरत के लिए एम्बिशियस होना एक गाली की तरह बोला जाता है, बहुत एम्बिशियस है। तो आप सब लोग इस बात को समझते हैं। मैं ये नहीं कहती कि यह असंभव है, ये हो नहीं रहा है, महिलाएं अपने लिए वो स्थान बना रही हैं, लेकिन चुनौतीपूर्ण तो है ही। हो सकता है अब मेरी बेटी के लिए या उसकी बेटी के लिए ये इतना चुनौतीपूर्ण ना रहे, लेकिन हमारे समय में तो था, इसमें कोई दो राय नहीं। रेखा जी, आप हिमाचल की जानी मानी लेखक हैं, पुरस्कृत सम्मानित लेखक हैं। आपको चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी पुरस्कार भी मिला है। आपकी कविताएं और कहानियां देश की जो नामी गिरामी पत्रिकाएं हैं उनमें भी छपी हैं, हंस में छपी हैं। आपको अपनी जो रचनाएं हैं उनको इन सब जगह जब आपने देखा कि वो छप रही हैं और
जब पहली बार आपकी कविताएं या कहानियां बाहर छपी, हिमाचल से बाहर छपी, मैं बिपाशा या इंद्रप्रस्थ या सोमसी की बात नहीं कर रहा हूँ, तब आपको कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगता है नेचुरली, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे जब हम हिमाचल में होते हैं ना, या अपने छोटे से, मान लो मैं शिमला में थी, शिमला की पत्रिकाओं में छपती हैं, तो ऐसे लगता है कि थोड़े से लोगों के साथ मेरी एक मतलब कंपटीशन है, या मतलब उनमें से मुझे चुना गया है। तो मैम मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये कि हिमाचल में एक तो हम लोग हिंदी भाषी नहीं है प्योर, और दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में या बिहार में या मध्य प्रदेश में हम लोगों को थोड़ा सा अलग देखा जाता है कि हिंदी हमारी भाषा नहीं है, और हिंदी में हम लिख रहे हैं, तो शायद हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अगर राष्ट्रीय स्तर के अखबार में हमारी कविताएं या कहानियां या लेख छपें। ऐसे लगता है कि आपको ना जैसे मान लिया गया, मतलब आप अगर कविता लिखते हैं, आपकी कविता वहाँ छपती है, तो आपको कवि मान लिया गया। जैसे आपको किसी बहुत विद्वान से कभी कोई स्वीकृति मिल जाती है कि आपने अच्छा लिखा, तो उसकी खुशी और होती है। आपके बराबर के लोग हैं, अगर वो कहते हैं, खुशी तो तब भी होती है, लेकिन उस खुशी का कुछ और रूप होता है। तो जब आप, जैसे हंस में जब मेरी कहानी छपी, उससे पहले विपाशा में छपी या इधर उधर छपी, और भी पत्रिकाओं में छप चुकी थी उससे पहले, हिमप्रस्थ में या तो मुझे लगा कि एक व्यापक एक जो समुदाय है पाठकों का, मेरी वहाँ तक पहुँच हो सकती है। जैसे मैं भी एक दौड़ में हूँ, जहाँ बड़े बड़े धावक जो हैं वो दौड़ रहे हैं, मैं भी उनके साथ हूँ खड़ी हुई, तो ये महसूस होता है। लेकिन साथ में ये भी होता है, एक चुनौती ये भी होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी, कि अब आपको उनके ही स्तर का कुछ लिखना पड़ेगा, या उससे आगे का कुछ लिखना पड़ेगा। और मेरे साथ थोड़ा बहुत ये हुआ भी कि जब मुझे थोड़ी सी पहचान मिली, तो मुझे लगा कि मेरे ऊपर अब बहुत बड़ा दायित्व है। अब अगली किताब जब मैं लिखूं, तो इससे आगे की होनी चाहिए। अगर यहीं तक रहा तो मज़ा नहीं आएगा। तो वो एक भय भी हो जाता है, और मुझे हुआ, क्योंकि मुझे लगा ऐसी कहानियाँ तो लिख, तो अब इससे आगे कुछ लिखूंगी तो इससे आगे कुछ होना चाहिए। तो ये फीलिंग तो होती है। आपको कुछ बीच में ऐसी कठिनाई हुई जब आपकी कविताएं कहानियां बाहर की पत्रिकाओं में छप रही थी? आपको कुछ कटु अनुभव हो या कुछ? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन मुझे अपनी, जैसे पहली किताब आई अपने हिस्से की धूप, चिंदी चिंदी सुख, ये कविताएं मैंने डायरेक्टली, मैं किसी पब्लिशर के पास नहीं गई। शिमला में जो लोग थे, मित्र थे, या मतलब जो एक सर्कल था, उन्हीं में से जिनकी पहुंच थी, उनके माध्यम से प्रकाशकों तक में ये पुस्तकें चली गई और छप गई। लेकिन जब मुझे पियानो छपवानी थी काफ़ी समय के पश्चात, तब मैंने मन में ये सोचा कि अब मैं स्वयं करूँगी ये काम, अपने आप करूँगी, मैं किसी से मदद नहीं लूँगी, अपने आप करूँगी। तब मुझे एहसास हुआ कि जब तक आप एक नाम नहीं बन जाते हो, ख्याति, लब्ध ख्याति लेखक नहीं बन जाते, पब्लिशर ढूंढना, प्रकाशक ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, ये मुझे लगा। और वैसे पत्रिकाओं में छपने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे हंस में राजेंद्र यादव ने जब मेरी कहानियाँ छापी, तो बहुत ही एक तरह से उन्होंने स्वागत किया उन कहानियों का, और मुझे बहुत प्रोत्साहित भी किया, और ये भी कहा कि तुम लिखते रहो। लेकिन वो मेरी अपनी एक तरह से ढील थी कि कहीं वो रुक सी गई मैं। लेकिन जहाँ भी मैंने कहानियाँ भेजी, उनको बहुत ही खुशी से सबने छापा, क्योंकि वो बहुत अच्छी कहानी है मैम। वो तो वही जाने। यस। हिमाचल पे लौट के आते हैं मैम, हमारी इतनी सारी बोलियां हैं, और हम लोग बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि उनमें से एक बोली भाषा बन जाए, क्योंकि हमारी बोलियों में बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, और लोग शायद लिख भी सकते हैं फ्यूचर में। अगर कोई बोली किसी को मान्यता मिलती है, तो कौन सी बोली को मिलनी चाहिए या मिल सकती है? मैं इस पे कुछ विशेष नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि ये चर्चा का विषय है, सभी मंचों पर ये बात आती है, और सब लोग इस पे अपने विचार रखते हैं। तो मेरे अपने व्यक्तिगत कोई ऐसा नहीं है। जैसा कि
सब लोग ये मानते हैं कि हिमाचल में कोई एक बोली तो है नहीं, और ये एक विवादास्पद विषय है कि अगर एक बोली की हम बात करेंगे, अगर हम पहाड़ी भाषा की बात करेंगे तो पहाड़ी भाषा का वो स्वरूप क्या है, कौन सी बोली। तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है बोलने वालों की, उसको मान लिया, जैसे वो कांगड़ी है जैसे, या कोई और। तो मुझे लगता है कि अभी भी इस पे एक मत नहीं बनेगा। पहले तो हमें अपने भीतर ही, अपने प्रदेश में ही, मतलब लोगों की राय जो है वो इस तरह से उसको देखना पड़ेगा कि लोग किस बोली के पक्ष में अधिक जाना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी ऐसा भी कोई ओपिनियन जो है वो इस तरह से बनी है पूरी तरह से। कांगड़ा के लोग कांगड़ी चाहते हैं, मंड्याली वाले मंड्याली चाहते हैं, कहीं मतलब कितनी ही हैं, और दूसरे कई ज़िले फिर छूट ही जाते हैं जो कि इस भाषा परिवार में आते ही नहीं हैं, जैसे लाहौल की भाषा है या दूसरी। तो ये बहुत ही कठिन सा विषय है, और बहुत अच्छा होगा, बहुत खुशी होगी अगर कहीं एक राय बन जाए, एक मत बन जाए। तो जैसे मैम डोगरी को मान्यता मिली, और डोगरी को मैं इसलिए भी कह रहा हूँ मैम क्योंकि हम लोग वो साहित्य अकादमी की लिस्ट से बाहर है। और हिमाचल में इतना अच्छा लेखन हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमें साहित्य अकादमी में कम्पीट करना है हमारी राइटिंग्स को, तो इट हैज़ टू बी इन हिंदी, है ना, हिंदी में होनी चाहिए वो। और कई बार मुझे लगता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार देने में बहुत देरी कर देती है। जिन लोगों को बुकर मिल गए हैं उनको साहित्य अकादमी नहीं मिले। तो एक गैप है समवेयर, और उस गैप को सीरियसली कोई सोचना नहीं चाहता। तो अगर जैसे डोगरी को मिली है, डोगरी को पद्मा जी ने बहुत काम किया है, डॉक्टर करण सिंह जी ने बहुत काम किया, तो अगर कांगड़ी को मिल भी जाती है तो मुझे नहीं लगता किसी को इतना इतराज होना चाहिए उसमें। नहीं होना चाहिए, नहीं तो लेकिन ये लड़ाई तो चलती रहेगी ना। नहीं, मैं ऐसा है कि मैं ना अभी तक पुरस्कारों के बारे में, इस बारे में बहुत चिंतित नहीं हूँ कि कांगड़ी को मिलता है या किसको मिलता है। मेरी चिंता ये है कि क्या हम जितना सशक्त लेखन पद्मा सचदेव ने किया और डोगरी को वो मान्यता मिली एक तरह से, एक इतना मतलब प्यार मिला उस भाषा को, पहले तो हमें अपनी बोली में या अपनी भाषा में वैसा साहित्य क्रिएट करना है। ये चुनौती है हमारे सामने कि कोई ऐसी किताब आए कि बस जैसे ना एक सनसनाहट सी फैल जाए सब तरफ, और लोग सोचें कि हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं, हम हिंदी में ट्रांसलेट करें, हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो फिर मुझे लगता है इस सवाल को हम कुछ और तरह से इसके बारे में सोच सकते हैं और इसके बारे में अपनी मांग रख सकते हैं। पहले तो वो ऐसी कोई किताब आनी चाहिए जो लगे कि ये कांगड़ी में कुछ आया, धमाका हुआ है एक, ऐसा मैं समझती हूँ। आपकी दिनचर्या क्या रहती है जब आप किस समय लिखती हैं? हाँ, लिखते आजकल तो लगभग मैं बहुत कुछ नहीं लिख रही हूँ। हाँ, मैं कुछ खास नहीं लिख रही हूँ। बस एक चीज़ है जो मुझे बेचैन किए रहती है, व्याकुल किए रहती है, वो ये है कि मुझे लगता है कि मुझे जितनी मान्यता मिलनी चाहिए थी, जितना मैंने काम किया, मिली। मुझे कोई गिला शिकवा किसी से नहीं है ना। लेकिन मुझे ये है कि देखो, ये शहर, ये जो मेरी जन्मभूमि है, मंडी है, तो मैंने इतनी मेरी उम्र हो गई और मैंने अपने से पहले 2-3 पीढ़ी की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, मेरे बहुत नज़दीक, मेरी माँ, मेरी बुआ और भी कई लोग जो चले गए इस दुनिया से और चले जाएंगे, धीरे धीरे जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं जी। तो मैंने इस शहर को एक तरह से जिया है, मेरे खून में है ये। तो मैं जाने से पहले मेरे मन में ये हर समय ये रहता है कि मैं एक ऐसा उपन्यास लिखूं जो थोड़ा आत्मकथात्मक हो, संस्मरणात्मक हो और संस्मरणात्मक हो। और ये जो एक वक्त है जिसको मैंने देखा है अपने होशो हवास में, जिसको महसूस किया है, जिस जिंदगी को, उसको मैं आने वाले पीढ़ियों के लिए, जो इस शहर से वो रिश्ता कभी कायम, जैसे मैं कहना चाहूँगी कि मेरी बेटी का या मेरी बेटी की बेटी का, क्या उसकी बेटी का, वो मंडी को ऐसा नहीं जानेंगे जैसा कि मैंने जाना या जैसा मैंने इसको जिया है। तो मैं कुछ ऐसा
रचना चाहती हूँ, अच्छा कुछ लिख के जाना चाहती हूँ कि याद रहे उनको कि ये शहर था और हमारी माँ ने इसको ऐसे समझा था, ऐसे जिया था, ऐसे जाना था। एक ऐसा जैसी एक कहानी, लंबी सी कहानी लिखना चाहती हूँ, बस यही मेरी इच्छा है जो अधूरी है। रेखा जी, आप अब भी कविताएं लिखती हैं? कभी कभी, बहुत कम लिखी है, मतलब इतनी भी नहीं है कि पूरा संग्रह हो मेरे पास, लेकिन लिखती हूँ कभी कभार। हाँ, लेकिन अब मुझे उन्हें बहुत ज़्यादा सुनाने का या इधर वो जो थोड़ा एक मोह था ना मन में, वो कम हो गया है। आपकी एक बहुत खूबसूरत कविता है जो आपने लिखी है कि जब आप नहीं होंगे, बहुत हृदय विदारक वो कविता है कि अपने परिवार के लोगों को आप बता रही हैं, जो मैंने सुनी थी और वो मेरे साथ रह गई है कविता। उसने मुझे बहुत ही इमोशनल भी कर दिया था। आप वो सुनाना चाहेंगी? मैं चाहता हूँ कि वो इतनी खूबसूरत कविता सब लोग सुने कि वो कह रहे हैं आप, जिसमें एक औरत है और वो विदा ले रही है, जाना चाहती है। अच्छा, हाँ सुनाऊंगी, क्यों नहीं। वो सुना दीजिए आप। वो इसमें विरासत जैसा कुछ। तैयारी। इस कविता में आपने क्यों लिखी? ये मुझे लगा कि जो घर गृहस्थी में पूरी तरह से निमज्जित डूबी हुई एक स्त्री होती है, जिसका संसार उसके रिश्ते ही हैं एक तरह से, तो जब वो इस दुनिया से जाने का उसको एहसास होता है कि मुझे चले जाना है, तो मुझे लगा कि एक तरफ तो कुछ लोग हैं जो साधना कर रहे हैं, मुक्ति चाहते हैं, निर्वाण चाहते हैं, और एक ये स्त्री है, इसकी भी तो कहीं ना कहीं मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन वो अपनी तरफ से क्या कर रही है मुक्ति के लिए? उसकी मुक्ति कहाँ है? वो जाते हुए भी तैयारी कर रही है कि मेरे पीछे परिवार जो है वो क्या करेगा, कैसा रहेगा। तो एक ये मूड है, एक तरह का एक मनस्थिति है, बहुत ही मोह है, मतलब मोह तो है ही है, वो मोह से छूटी हुई नहीं है। आपको देखिए, हमारे हिंदू परंपरा में निर्वाण की बात स्त्री के लिए नहीं कही गई। स्त्री का निर्वाण तो उसके पति में ही है, मतलब पुरुष निर्वाण की बात करते हैं। महिलाओं के लिए कहा कि आपके लिए मुक्ति है ना, वो मोह में ही है, एक तरह से इस गृहस्थी में है, इनकी सेवा में है, पति के, आई डोंट नो। लेकिन मैं कहती हूँ, जब अगर स्त्री भी एक मनुष्य है तो उसको भी तो मुक्ति की आवश्यकता है, उसको भी तो निर्वाण की इच्छा रहती होगी। लेकिन जो स्थिति है, जैसा हम अपने आसपास देखते हैं, ये एक अवेयरनेस का लेवल है। मेरा मतलब है कहने का कि अवेयरनेस के किस लेवल पर एक आम औरत होती है, किस लेवल पर होती है। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहती, उसकी कोई आकांक्षाएं नहीं हैं, उसकी आकांक्षाएं पीछे छूट रही हैं और उस परिवार के माध्यम से ही पूरी होंगी। आप स्त्री के इस रूप को देख रहे हैं कि ये विलुप्त होता जा रहा है, चाहे आज। लेकिन मैं जो लिख रही हूँ, मैं अभी उस पीढ़ी की स्त्री हूँ जिसके सामने ये सवाल और ये स्थितियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। मैं इन्हीं में जीती हूँ, पूरी तरह से नहीं तो आंशिक रूप से। मेरा अगर द्वंद्व है तो ऐसे जीवन और ऐसी परिस्थितियों से है। इसलिए मैंने ये कविता लिखी कि मुझे लगा मुझे जिस दिन जाना होगा इस दुनिया से, और अगर मेरे होशो हवास कायम रहे तो शायद उस वक्त, उस घड़ी भी मेरा ध्यान अपने परिवार में ही रहेगा, बाल बच्चों में ही रहेगा। तो इसमें आप ये नहीं सोचिए कि कितनी निकृष्ट है ये सोच कि कुछ ऊंचा सोचो।
नहीं, पर ये आप ये देखिए कि इसके अंदर एक बहुत गहरा दर्द है। मैं इस कविता से बाहर ही नहीं निकल हाँ, पा आप निकल मतलब इसमें एक पोइनेंसी है, बहुत ज्यादा हाँ। पोइनेंट है। तो मैं तो जैसे इसको लिखने के बाद ना थोड़ा जैसे आप होता है कि एक ठंडे पानी का गिलास आपने पी लिया और धधक एक अंदर आपके कुछ जल रहा था, कुछ धधक रहा था, वो थोड़ा शांत हो गया। जैसे जलती हुई राख पे आप पानी के छींटे डाल देते हैं ना, तो उसी तरह से मुझे महसूस हुआ ये लिखने के बाद। तो एक ऐसी मनस्थिति की कविता है कि कुछ धधक रहा है, कुछ सुलग रहा है और आप कह देते हैं तो ऐसे लगता है आपको कि थोड़ा सा एक कहीं शांत हुआ। अभी कुछ दिन बाकी हैं, आओ पास बैठो, जाने से पहले बता जाती हूँ मेरे ना होने पर तुम सबको कैसे होना है। उस बड़े संदूक में पड़े हैं सबके गरम कपड़े, स्वेटर, मोजे, सब। हो सकता है सर्दी उतरने से पहले चली जाऊं मैं। मेरे चले जाने पर कई लोग आएंगे घर में, उन सबके लिए बिस्तर पड़े हैं अरगनी पर। तुम सबको मत देना अपने बिस्तर। उस आली से उठा लिया है मैंने अपना सारा सामान, काजल, कंघी, सिंदूर। चाहो तो वहाँ रख देना अपनी पोथियाँ या मेरा ही ये फोटो। खाली जगह अच्छी नहीं लगती, मकड़ियाँ जाले बुन लेती हैं। तुम सबको फुर्सत नहीं होगी दफ्तर और स्कूलों से, ये डिब्बे भर रख जाती हूँ बड़ियाँ और पापड़। सुखा रखे थे मैंने पिछली गर्मियों, ढंग से बरतो तो चल निकलेंगे साल 2 साल। वो जो काला संदूक है, चाहो तो इसे खोलना बरसों बाद। सोना रूपा के लिए काढ़ी थी कुछ ओढ़नियाँ, उन सूने लंबे दिनों जब पेट में गोपू था। वैद्य जी कहते थे बिस्तर पर रहना बहू, प्रसव कुछ टेढ़ा है। लगता है यही महीना तुम्हारे संग हूँ। कुछ और लकड़ियाँ डलवा लो, कुछ तो वक्त लगेगा सूखते, फिर घर में लोग रहेंगे, सब साथी सगे संबंधी। उस रोने धोने में कैसे कल्पोगे, कौन फूंकेगा गीली लकड़ियों से चूल्हा। तुम्हें सब अकेले करना होगा खुद ही, मातम भी, रोटी पानी, रोना धोना सब ही तो। आओ पास बैठो, आओ पास बैठो, ऐसे जैसे बैठोगे तब जब मैं उठ जाऊंगी। बात को मैम, बात को ये जो संवेदनाएं हैं, ये आपकी पीढ़ी की पहाड़ की स्त्रियों में ज़्यादा होती हैं या थीं, या जो देश में कहीं भी जो उस महिला की मनोस्थिति ऐसी ही होती है? ऐसी ही होती है। आप देखिए, मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदलता रहता है, बदल गया है, बदलता जा रहा है, लेकिन जो एक क्विंटेसेंशियल जिसको हम कहते हैं ना मदर, मुझे लगता है वो ऐसी ही होगी, चाहे वो कहीं भी हो, कहीं भी हो, विश्व के किसी भी हिस्से में हो। आपने पढ़े होंगे ऐसे उपन्यास, पढ़े होंगे आपने, रशियन जैसे मदर गोरकी का ही है, या कोई और भी ऐसे प्रादेशिक भाषाओं के पढ़े होंगे। और मुझे याद है मैंने 2-3 उपन्यास आशा पूर्णा देवी के, बांग्ला जो, उनके पढ़े हैं। तो मैं सेंसिबिलिटी में अपने को उन्हीं के करीब पाती हूँ, उन्हीं महिलाओं के करीब पाती हूँ। हो सकता है धीरे धीरे
एक मदर, उसका रोल, उसकी ड्यूटीज़ लाइफ में, उसके सारे जो सरोकार हैं वो बदलते चले जाएंगे, बदलते चले जाएंगे और बदल भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो कोर है ना, केयरिंग और जो एक लव है फॉर द चाइल्ड, वो ऐसा ही रहेगा, उसमें कहीं कोई खोट नहीं आएगा। तो एक लेखक होने के नाते आपको लगता है कि जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो स्त्री पुरुष के हों या दूसरे कोई रिश्ते हों, वो सब सतही हो गए हैं? नहीं, मैं भी शायद ना अपने लेखन के माध्यम से इन्हीं सवालों से जूझ रही हूँ, इन्हीं को पकड़ना चाहती हूँ। मैंने कहीं पढ़ा, ये मतलब किसी क्रिटिक को पढ़ा, उसने कहा कि शायद ये हक्सले की कहीं लाइन आती है कि एक वक्त आएगा कि जब लोगों को लगेगा अरे ओथेलो कितना बेकार सा ड्रामा है कि कोई जेलसी के लिए ये कर देता है, इतनी बड़ी ट्रेजेडी खड़ी हो जाती है। व्हाट इज जेलसी? कि आजकल जिस तरह से आप प्यार का ये रूप देख रहे हैं ना, उसमें ये जेलसी, इसको, इस पैशन को, इस चीज को आप इस तरह से तो महसूस ही नहीं कर सकते कि जब आप कहते हैं मूव ऑन, वन आफ्टर द अदर, वहां पर क्या ओथेलो या डेस्टिमोना जैसे कैरेक्टर्स होंगे तो आप कहेंगे कितने प्रिमिटिव लोग हैं ये, कितने प्रिमिटिव हैं ये कि इस लेवल पर जी रहे हैं। तो ऐसे ही शायद हम मदरहुड के बारे में भी सोचेंगे कि कितनी स्टूपिड, मतलब ये माँ है जो इस तरह से रोए जा रही है बच्चों के लिए, तड़प रही है। पर ये सब कुछ होगा, ठीक है, मुझे लगता है सब बदल जाएगा, लेकिन एक चीज ऐसी होगी कहीं ना कहीं, एक धड़कन, एक अंगारा, एक चोट जो इसी तरह से अखुआएगी, इसी तरह से जो अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्शन है वो रहेगा, वो वैसा ही रहेगा, वो रहेगा। जिसको अब अम्बिलिकल कॉर्ड, जैसे हम कहते हैं कि इट वाज नेवर कट, और क्या होता है वो जुड़ी रहती है एक तरह से, उसका दर्द वैसा ही होगा। अगर नहीं भी होगा तो मैं ये मानना चाहती हूँ कि होगा, क्योंकि देयरइन लाइज सम होप फॉर ह्यूमन बीइंग्स, फॉर ह्यूमैनिटी, ये रहना चाहिए। लेकिन आज की जो पीढ़ी है या जो 25 साल के 35 साल के लोग हैं, उनका जो प्यार है, उनका जो अपने बच्चों के प्रति या परिवार के प्रति जो स्नेह है, वो बहुत मटेरियलिस्टिक है और वो शायद दूर जाते जा रहे हैं एक दूसरे से। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, अगर रिश्ता टूट गया तो टूट गया है। तो वो एक ज़माना था जब आप कोशिश करते थे कि इसको किसी तरह से ठीक कर लिया जाए। अब तो वो कोशिश भी नहीं है, आप अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हो। आपको परवाह नहीं कि परिवार कैसे एक एक करके बिखर जाता है। तो मुझे लगता है कि जो सेंसिटिव राइटर्स हैं, जो बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं, उनको भी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती होंगी कि ये बदलाव क्यों हो रहा है। बदलाव हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये मानना रहेंगे। इट्स नॉट गुड, और कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये वक्त निर्धारित करता है कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। जैसे जब हम एक डिस्टेंस, मतलब अभी तो हम बहे जा रहे हैं इस प्रभाव में, लेकिन जो थोड़ा किनारे से देख रहे हैं ना इन चीज़ों को, वो देख पा रहे हैं कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। एक 30 साल की लड़की के साथ क्या हो रहा है उसको शायद समझ नहीं आ रही है, लेकिन मैं जो अब बिल्कुल कगार पे हूँ और पीछे देखती हूँ या बिल्कुल डिस्पैशनेटली उसकी स्थिति को समझ सकती हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो ऐसे ही मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि जो एक सुख है, दुख, जैसे आप देखते हो ना, जैसे भूख है फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो जैसे भूख है, भूख का वही रूप है, भूख का वही रंग है। भूख जब लगेगी तो हम उसी तरह से बिहेव करेंगे। तो ये जो इमोशंस है ना, इनकी भूख भी ऐसे ही है। तो जब ये स्टार्व होंगी पूरी तरह से, तो फिर पता नहीं हम क्या करेंगे। मे बी हम हैवानों की तरह बिहेव करेंगे या फिर रोने लगेंगे, चीखने लगेंगे, कुछ तो करेंगे, लेकिन भूख लगेगी इसी तरह से लगेगी। जैसे ये भी किसी फिलोसोफर ने कहा है, मैं नाम आजकल भूल जाती हूँ, कि अगर
आप भगवान को नहीं मानते या नहीं रहेगा गॉड, तो हमें उसको इन्वेंट करना पड़ेगा गॉड को, है ना। जी। तो ये मतलब ये दार्शनिक जो मनोवैज्ञानिक हैं वो भी ये मानते हैं कि हम सारी जिंदगी चाहे ईश्वर को नहीं मानते, पर एक स्टेज ऐसी आती है लाइफ में हमारे कि हमें कुछ एक ज़रूरत महसूस होती है अंदर से किसी ऐसी चीज़ को जो ईश्वर की तरह हो, है ना। तो ऐसे ही मुझे लगता है प्यार को आप ऐसे देख लीजिए, मातृत्व को ऐसे देख लीजिए, जैसे इसके हमें लगता है कि ये खत्म नहीं हो रहा है। जब प्यार में कोई होता है, जब आजकल के बच्चे ये कहते हैं ना, अब आप देख लें कि कोई सुसाइड कर लेता है, कोई जहर खा लेता है, कोई मर जाता है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो क्या है, तो प्यार में तो कोई खोट नहीं है ना, चाहे कुछ भी हो रहा है। आजकल क्या कम हो रही हैं ये चीजें, और भी ज्यादा हो रही हैं, बल्कि और भी ज्यादा हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि प्यार अपने आप में नहीं बदल रहा है, वो सारी सर्कमस्टांसेस, वो जो सारा एक माहौल है जिसमें हम स्थित हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, उसकी मांग है कि हम इसको थोड़ा पीछे कर दें। हम अपने करियर को पहले देखें और उसके बाद अपनी शादी को देखें या अपनी इमोशंस को देखें, अपने रिलेशनशिप्स को देखें, लेकिन ना उसकी ज़रूरत और उसकी अहमियत कम तो नहीं हो रही है ना। फिर हम लोनलीनेस से तड़प रहे हैं, फिर हम उसमें पागल हो रहे हैं, फिर हमें कुछ और हो रहा है, फिर हमें कोई जिसको आप कह रहे हैं कि आजकल ये जो क्या शब्द हम सबसे ज़्यादा वो करते हैं, क्या डिप्रेशन है, कई चीज़ें हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं ना ज़िंदगी की, जिनके ऊपर ये सारा खड़ा हुआ है स्ट्रक्चर समाज का और रिश्तों का, ये हिलेंगी, जुलेंगी, गिरेंगी, पर फिर इनको खड़ा तो रहना ही पड़ेगा। आपका जो लेखन का समय होता है वो दिन में कौन सा समय होता है? ऐसा नहीं कर पाई मैं, कभी भी कर पाती तो मैं एक सही लेखक बन भी जाती। जब मैंने लिखा बहुत ही छीना झपटी में लिखा, जैसे मुझे लगा कि मुझे एक कविता कहीं बोलनी है, सुनानी है, कहीं भेजनी है, तो मैं रात को भी अपने बर्तन साफ करके, अपनी रसोई सेट करके, उसके बाद कहीं कोने में बैठ करके 1-2 घंटे में वो कहानी भी मैं जब लिखती हूँ तो एक दिन में कहानी, मतलब पूरे प्रवाह में लिखती हूँ। जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती मैं उसको छोड़ नहीं सकती। उसके बाद 1 ड्राफ्ट, 2 ड्राफ्ट, 3 ड्राफ्ट वो तो करती रहती हूँ, लेकिन जैसे होता है ना कि कुछ उलीचना है, मुझे कुछ कह देना है, वो एक प्रवाह में ही आता है। तो ऐसे कि बना करके मैंने कुछ लिखा हुआ है, उसको मैंने ठीक करना है, तो इस वक्त करना है, वो समय मैं चुन लेती हूँ। लेकिन मैंने जब लिखना होता है ना, वो तो जब ऐसा दबाव होता है कहीं अंदर से, तो कहीं भी बैठती हूँ, कैसे भी वो टाइम लेती हूँ। पर मेरी कोई ऐसी रूटीन नहीं है, कोई इतनी व्यवस्थित तरह से मैं नहीं लिखती, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमी रही। मैं इस बात को ना और तरीके, जैसे आप घर के सारे काम कर रही हैं, ठीक है, हाँ। तो आपने अपने दिमाग में कंपार्टमेंट बनाए हैं कि खाना बनाया, ये किया, वो किया, लेकिन आप जब लिखने बैठती हैं तो उस सबको एकदम कट ऑफ कैसे कर देती हैं? आप उस अपने नए रूप में कैसे आ जाते हैं? कितना मुश्किल होता होगा ये। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो लोग लिखना चाहते हैं, जो यंग राइटर्स हैं, जो 30, 35, 40 साल के हैं, लेकिन उन्हें समय नहीं मिल पा रहा है, या वो उस तरह से नहीं देख पाते कि हम तो घर के सारे काम करें, तो वो वाले जो लेखक इमोशंस हैं, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके आइडियाज हैं, वो भी तो उसमें मिले हुए हैं ना मैम। बिल्कुल। तो उसको कैसे सेपरेट करें? हाँ, उसको ना मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है महिलाएं ऐसे ही लिखती हों, या मैंने कुछ कभी जब मैं शिमला में थी तो मैं देखती थी कि कुछ लेखिकाएं शिमला आती थी और कहीं बुकिंग करवाती थी। फिर ये होता था कि महीना भर रहना है और लिखना है। तो फिर मैं थोड़ी सी, मुझे उनसे एक जेलसी भी होती थी, ईर्ष्या, कि ये ऐसे कैसे कर पा रही हैं कि घर छोड़ के, काम छोड़ के, फैमिली छोड़ के इस तरह से लिखने आ गए। फिर मुझे लगा कि मतलब सब लोग मानते होंगे कि ये सचमुच बड़ी लेखिकाएं हैं, तभी इनको इतनी छुट्टी मिल जाती है। तो मैं तो कभी
अपने को उस श्रेणी में रख ही नहीं पाई कि मैं ऐसी छुट्टी ले लूं कि मैं घर में ये अनाउंस करूं कि मुझे 1 हफ्ता तक कोई डिस्टर्ब ना करे और मुझे छुट्टी दे दो या मैं कहीं जाऊंगी चुपचाप लिखूंगी। अनफॉर्चुनेटली मेरी ज़िंदगी में अनलकीली ये वक्त आया ही नहीं, ऐसा मौका आया ही नहीं। और मैंने जब भी लिखा ऐसे काम धाम की तरह ही लिखा कि ये भी एक काम है, मुझे ये कर लेना है बस। और आपने बहुत खूबसूरत लिखा है। इतना भी नहीं लिखा, इतना नहीं लिखा जितना मुझे लिखना चाहिए था। ऐसा कुछ आप लिखना चाहती थी जो आपने नहीं लिखा? वही मैंने आपको पहले कहा अच्छा, कि मैं एक उपन्यास लिखना चाहती थी और अभी भी चाहती हूँ। अभी भी मुझे लगता है कि नहीं, जितना टाइम बचा है थोड़ा बहुत शायद मैं लिख लूँ, शायद मैं लिख लूँ। तो आपने वो स्टोरी पढ़ी होगी ना, लास्ट लीफ वाली, वह उसी तरह से मुझे लगता रहता कि अभी वो लिखना बाकी है। तो फिर उसके बाद ठीक है, शांति। आपके कोई रिग्रेट्स हैं लाइफ में? हाँ, रिग्रेट्स हैं। You want to share? रिग्रेट्स यही है कि जो कुछ करना हो ना उसको पूरी शिद्दत से, पूरी संकल्प के साथ और अपना सब कुछ दे के कर लेना चाहिए, ये मेरा है। और मैं ये नहीं कर पाई। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी कहते थे कि पेंटिंग अच्छी चीज़ है भाई, सीखनी चाहिए। तो मैं थोड़ी थोड़ी पेंटिंग करने लग पड़ी। फिर ऐसे लगा कि जैसे इस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए, मैं वो पढ़ने लग पड़ी। मतलब जैसे ना अच्छी पेंटर बन पाई, ना मैंने गाना सीखा, ना मैंने कुछ और सीखा। इच्छा होती है जैसे मैं इतने ज़ोर से और इतने उसमें गाऊँ ना कि ऐसे आकाश ऐसे घूमने लगे, मैं किसी चोटी पे खड़ी हो जाऊँ और ज़ोर ज़ोर से गाने लगूँ। तो मेरी कुछ इस तरह की इच्छाएं। ऐसे मैं सोचती थी कि जब मैं लिखूंगी तो मैं एक बहुत अच्छी राइटर बनूंगी। फिर जैसे यंग राइटर्स हैं और लोग हैं, वो मेरे घर आएंगे और मेरे पास ऐसी व्यवस्था, मैं ये एक ड्रीम था मेरा कि मेरे पास ऐसी व्यवस्था होगी कि मैं सबका मतलब आतिथ्य भी कर सकूं, खिलाऊं पिलाऊं और ऐसे बैठे रहें, लिखते रहें, कुछ मतलब ऐसे बोहेमियन सा स्टाइल। लेकिन मेरी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल इससे उलट है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और कोई बातचीत भी नहीं होती, कोई आता जाता भी नहीं, कुछ नहीं होता और मैं कुछ लिखती भी नहीं और मैंने कुछ लिखा भी नहीं। तो क्या सवाल पूछा था आपने? कुछ रिग्रेट्स हैं? हाँ, यही रिग्रेट्स हैं कि अगर मुझे लेखक बनना था तो मैंने अपना जितना पूरा पोटेंशियल था उसको रियलाइज़ क्यों नहीं किया। कि बहुत पहले जब मेरा पहला कहानी संग्रह आया तभी मैंने क्यों नहीं समझ लिया, जबकि सबने तारीफ़ की इसकी, सबने कहा बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, तब मैंने क्यों नहीं उसको मतलब एक तरह से जारी रखा, कंटिन्यू किया और उसी गति से काम करती रही। ये मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है। आपके पास बिपाशा ब्यास नदी बहती है। जब कभी आप उसके किनारे पे घूमती हैं, चलती हैं और ठहर जाती हैं और पीछे मुड़ के जब आप देखती हैं डॉक्टर रेखा वशिष्ठ, अब क्या क्या आपने देखा? मेरी इसमें एक कविता है पहले संग्रह में, एक सूखी नदी के नाम। सूखी नदी, हाँ, विपाशा उस पे है। तो वो विपाशा पर है। ये नदी का एक तरह से मर जाना, जैसे इसकी एक हत्या सी है ना, ऐसे मुझे महसूस होता है। ये बहुत दुख देता है, बहुत पेन होती है। लेकिन एक ये भी आप मानते होंगे कि अब ये ना मेरी चेतना का हिस्सा बन चुकी है। जो फिजिकल नदी है कि उसमें कितना पानी आज है, कितना कल था, ये कैसी लग रही है, क्या हो रहा है, कैसी आवाज़ आ रही है, ये चीज़ें अब मेरा ध्यान इतना ज़्यादा नहीं खींचती। मुझे लगता है कि विपाशा अब मेरे अंदर है, बहती है, नदी है कोई, मतलब जो भी एक है। और जो एक सूखा सा है उसको भी मैं कभी कभी अपने जीवन से कंपेयर करती हूँ कि एक नदी बह ली जैसे, और अब जैसे ये सूखे हुए किनारे हैं या कुछ है। ये उम्र का भी आप असर मान सकते हैं कि यौवन और एक वृद्धावस्था का, इसको भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो हर रोज़ नदी मेरा ध्यान खींचती हो ऐसा नहीं है, आप मानेंगे इस बात को। यह अलग बात है कि आप अपने वो जो आप ब्लॉग लिखते हैं या व्हाटएवर,
मॉर्निंग, तो उसमें मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि हर रोज़ फूल, हर रोज़ बादल, हर रोज़ आसमान, हर रोज़ चांद आपको उतना ही आकर्षित कैसे करता है। कि मेरे आसपास भी वो सही है, सब कुछ है, लेकिन मैं रोज़ उससे आकर्षित नहीं होती। मैं इस बात को मानती हूँ उसके बाहरी रूप से, लेकिन एक नदी मेरे अंदर है और उसका वो रूप है जो इस नदी का है आजकल, सूखा हुआ पत्थर ही पत्थर, वो है, उसको मैं महसूस करती हूँ। नदी और स्त्रियां एक जैसी क्यों होती हैं? वाह, ये चीज़ें ना हमारे एक इसके लिए, ये जो एक पूरी हमारी कॉन्शियसनेस है सांची सारी, उसमें है कहीं ये जो प्रवाह है, गति, और एक अजस्र और धारा। और ये एक मेरी ये जो स्वयंवरा कविता है, इसमें भी मैं नदी से ही अपने को जोड़ती हूँ। और फिर जैसे एक समुद्र में मिल जाने का भाव, जिस तरह से कवि इसको मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो एक हमारी पूरी कॉन्शियसनेस के लिए एक मेटाफर बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, नदी से भी हम स्त्री को जोड़ते हैं, पृथ्वी से भी जोड़ते हैं। फिर अगर नदी से जोड़ते हैं तो पृथ्वी से क्यों जोड़ते हैं? पुरुष जो है वो आकाश होता है, पुरुष जो है वो समुद्र होता है, पुरुष जो है वो पहाड़ होता है ना? क्यों है ये फिर? तो इसलिए मुझे लग रहा है कि हमारी चेतना के ये कुछ ऐसे मेटाफर्स हैं स्वभाव के, तो क्यों का इसमें सवाल शायद नहीं, ऐसा है ही। जब नदी सागर में मिलती है मैम, तो क्या उसको अपने अस्तित्व को खोने का दुख होता है? मैं सुनाऊं ये, इस कविता में मैंने यही कहा है कि वो अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहती है नदी, और वो कुछ और ही चाहती है। समय है? बिल्कुल है मैम। ओके। हम लोग परवाह करते हैं नदी क्या चाहती है? नदी क्या चाहती है? नदी बहना चाहती है। हम नहीं कर रहे परवाह, तभी तो रोक रहे हैं उसको। कहीं डैम बना रहे हैं, कहीं कुछ और बना रहे हैं। कहीं जो मैं महिलाओं को नदी से उनकी तुलना कर रहा हूँ, तो उसको गलत नहीं है? हाँ, नहीं है गलत। हर कोई मतलब पता भी नहीं चलता कि कब हम नदी कह बैठते हैं स्त्री को, कॉन्शियसली नहीं, पता ही नहीं होता कि हम उसको नदी, वो हमारी चेतना में ही नदी की तरह बहती है। ये स्वयंवरा देखो, मैं जो चिरकाल से बहती धारा हूँ, आज मैंने तय किया है मैं सागर को नहीं वरूंगी। आज मैंने तय किया है मैं सागर को नहीं वरूंगी, इसी से दिशाहीन ठिठक कर खड़ी हूँ। धारा वापिस नहीं लौटती, पर मैंने ठुकरा दी है अपनी नियति, मैं सागर को नहीं वरूंगी। सागर जो हर धारा को खामोश समेट लेता है, चुपचाप निगल लेता है, हर नन्हे अस्तित्व को हर नदी से उसका नाम छीन लेता है। आज मेरे दौड़ते हुए पाँव में संशय का तीर चुभ गया है। मैं वो थमी हुई धारा हूँ जिसका रास्ता गलत हो गया है। अब मैं एक फैलता हुआ सैलाब हूँ और बिखरते जाना ही अर्थ है मेरा। वो भी तो पानी है जो पानी में नहीं डूबता, डूबकर अनंत पारावार की मापना गहराई मुझे नहीं स्वीकार। मैं अपनी तरलता से मरुस्थल की तपिश छूना चाहती हूँ। रेगिस्तान जिसे भयानक अंधड़ों ने झकझोरा है, झुलसाया है बरसती लपटों ने, अपनी रेत में टूट टूट कर बिखरा है जो, और छला गया है सदा मेरी इच्छा की मरीचिका से, जो मेरे स्पर्श से फूटकर कोंपलों में इतराया है, जो मुझे छू भर लेने के लिए सुलगता रहा है सदियों तक। मैं आज उसी तरफ बहना चाहती हूँ और
रेगिस्तान की आग पीकर सूख जाना चाहती हूँ। वाह। मैं वो तरलता हूँ जो रेत में बिखर जाती है, मैं वो धारा हूँ जिसने ठोकर मारी है सागर की महत्ता को, जिसने रेगिस्तान को वरा है, स्वयंवरा हूँ मैं, स्वयंवरा। बहुत खूब मैम, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मेरा प्रश्न है, आपने कुछ मिस किया लाइफ में? मिस? हाँ, you miss something, you wanted to do something, couldn't do. कौन मिस नहीं करता है लाइफ में? किसको, किसी को पूरा जहान नहीं मिलता। और ये भी कहा है कि जिसका जितना दामन था उतनी ही सौगात मिली। जितना ले सकते थे, जितनी क्षमता थी, जितनी कैपेसिटी थी, वो जीवन से मिला। अगर कुछ मिस किया तो यही मिस किया कि जैसे मुझे एक, जैसे होता है ना कि किसी चीज़ की एक भूख रह जाती है कि जब मुंह में खून लग जाता है तो ऐसा होता है। तो ये जो एक लिखना था या कि मैं लेखक हूँ, ये मुझे थोड़ा सा खून सा लग गया मेरे मुंह में भी, और मैं ये भूख जागी, लेकिन ये पूरी नहीं हुई। इसलिए मैं थोड़ी बौखलाई सी हूँ जिंदगी में। मतलब हो सकता है अंत तक ये भी शांत हो जाए बात और मुझे लगे कि कोई बात नहीं। कुछ हद तक तो मैंने अपना, मतलब एक तरह से समझिए कि सॉल्यूशन या इसका समाधान पा लिया है कि कोई बात नहीं, अगर लिखा नहीं तो मैंने अपने और फ़र्ज़ बहुत अच्छी तरह से पूरे किए हैं और मैं कर रही हूँ, मैं ज़िंदगी को जी रही हूँ ठीक तरह से, और एक मतलब जो महसूस कर रही हूँ इतना, और पढ़ रही हूँ अपने मुताबिक, अपनी पसंद का, ये भी बहुत कुछ है। लेकिन ये ज़रूर है कि अब अगर कोई अधूरी इच्छा, जैसे कहते हैं, उसके साथ मरे तो फिर अगले जन्म के लिए वो साथ चलती है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसा होता है तो मैं अगले जन्म में एक बार फिर से पैदा हूँ और औरत ही पैदा हूँ और बहुत बढ़िया लिखूँ, बहुत ही बढ़िया लिखूँ। औरत मर्द किसी से साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं बस मैं लिखूँ और लिखूँ। आपके फेवरेट लेखक कौन हैं जिन्हें आप अक्सर पढ़ती हैं, पढ़ना चाहती हैं या नहीं पढ़ा है अभी तक? बहुत से हैं, और ऐसा होता है कि कुछ कुछ समय के लिए ना बदलते जाते हैं। जैसे आपने कोई बहुत ही अच्छी किताब पढ़ ली तो कुछ समय तक आपको वो लेखक बहुत पसंद आता है। तो मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ने का शौक़ मुझे बचपन से रहा। एक तरह से मेरा बचपन थोड़ा अकेला सा था, इन द सेंस कि हम लोग गांव में रहते थे, मेरे पिताजी जहाँ पोस्टेड थे, और कोई ज़्यादा साथ संगत नहीं था मेरे लिए। तो स्कूल लाइब्रेरी में जो किताबें तुम्हें मिलती थी वो मैं एक के बाद एक सारी पढ़ती रहती थी। मोटी मोटी किताबें, जैसे वृंदावन लाल वर्मा के इतने ऐतिहासिक उपन्यास सारे, और जो कुछ है वो चुपचाप अपने कमरे में बैठ के, मतलब वो मेरे लिए सबसे बड़ा सुख था उस समय। और ये जो आदत है ये रही ज़िंदगी भर। जैसे जब भी समय मिले, काम निपटे तो कोई किताब ले लो, और यही एक रुचि जो है अभी तक मुझे ठीक है संभाले हुए है एक तरह से, कि मुझे कभी अकेला नहीं लगता और कभी मुझे ऐसे किसी संगति की इतनी बहुत इच्छा भी नहीं होती। ऐसे लगता है पूरा हो जाता है सब किताबों में। तो ऐसे ही लगता है। तो कौन अच्छे लगे? बहुत से राइटर्स जो हैं वो अच्छे लगे हैं मुझे। जैसे जब मैं एमए कर रही थी तो मेरे पास फिक्शन का पेपर था, तो हमारे प्रोफेसर जो थे वो डीएच लॉरेंस, सन्स एंड लवर्स, बहुत मतलब इतना अच्छी तरह से उन्होंने वो उपन्यास हमें पढ़ाया कि मुझे लगा कि ऐसे भी पढ़ाया जाता है या ऐसे भी पढ़ा जाता है। तो फिर डीएच लॉरेंस की सारी किताबें पढ़ ली, वो बहुत अच्छे लगे। लॉरेंस इज़ वन थिंग, लेकिन और भी सारे, मतलब क्लासिक्स मैंने सारे ही पढ़े, वो सब राइटर्स मुझे अच्छे लगते हैं। बल्कि कविता से ज़्यादा मैंने उपन्यास पढ़े हैं, या फिक्शन ज़्यादा मैंने पढ़ा है, स्टोरीज ज़्यादा पढ़ी हैं, कविता कम पढ़ी है। और भारतीय लेखकों में भी बहुत, अब जैसे ऐसा होता है ना कि स्टेजेस आती हैं, कि कभी मैंने जब अज्ञेय को पढ़ा
तो मुझे अब ये बहुत अच्छे लगे। निर्मल वर्मा को पढ़ा तो निर्मल वर्मा बहुत अच्छे लगे। फिर कुछ लोग हम उनका भी पढ़ते हैं जिनको वो लोग अच्छे नहीं लगते, तो उनके भी हमें कुछ वर्क्स बहुत अच्छे लगने लगते हैं। इसी तरह से जैसे बांग्ला साहित्य पढ़ा तो फिर लगा कि वाह, इसमें तो और ही बात है। तो शरद चंद्र बहुत अच्छे लगे, बंकिम चंद्र बहुत अच्छे लगे। तो सारे ही जिनके आप नाम गिना सकते हैं मेजर राइटर्स, वो सब मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे अच्छे लगते हैं। आपकी एक कहानी है गुमशुदा, जिसमें एक महिला का पात्र है जो बुजुर्ग है और वो घर से निकल जाती है, फिर वो रास्ता भटक जाती है, फिर वो लौटाना चाहती है। तो मेरे अपने जीवन में मैंने ऐसी कई महिलाओं को देखा जिन्हें गांव वाले शदैन कहते हैं। तो इस कहानी के बारे में कुछ बताइए मुझे कि ये जो प्रथा है कि घर की एक बूढ़ी औरत है, वो निकल जा रही है, लोग उसको निकल जाने दे रहे हैं, फिर हम उसे ढूंढ भी रहे हैं। और तो ये एक बहुत दर्दनाक बात है एक पीढ़ी के लिए। जब वो 65, 70, 80 हो जाते हैं, कोई उनके पास बैठ के बात नहीं करता। इस कहानी ने मुझे बहुत I was really touched when I read it, and because I have seen such people. तो you want to? हाँ, ये थोड़ा हटके सवाल शायद मैं करी हूँ। जो शदैन वर्ड आपने यूज किया, ये पहाड़ी में भी है? ये पंजाबी बॉर्डर पे वर्ड, पंजाबी में ऊना वगैरह का बॉर्डर का वर्ड है। हाँ, तो आपकी रूट्स क्या पंजाब से? नहीं, मैं रहा थोड़ा सा वहाँ पे। अच्छा, शदैन, हाँ, एक्चुअली ऐसे लोगों को शदाई हो गया। शदाई इज फॉर मैन, यस, शदैन हो गया। या बहुत मार्मिक है ये। तो मुझे लगता है आपका मतलब है कि उम्र दराज औरतों के साथ ऐसा होता है ज्यादा, ये मतलब? उम्र दराज औरतों के साथ, शायद ये पुरुषों के साथ भी होता है। लेकिन ये गैप क्यों हो रहा है? ये ऐसा है, जस्ट वेंचर आउट एंड गो नोवेयर। नहीं, अब नहीं हो रहा, ये हमेशा से है, हमेशा से है। आप हर शहर, वजह तो कुछ होगी ना, हर शहर में, हर गांव में, जैसे आपने ना ये शायद वो क्या नाम है उनका, मान सिंह, जो थिएटर पर्सनालिटी पंजाब से, या एक मतलब टाइटल था, कहीं हमने ये प्ले सुना या पोस्टर देखा, नहीं मनोहर सिंह का नहीं, उसका था शहर मेरे दी पागल औरत या कुछ भी ऐसा था, है ना, मतलब। तो मुझे याद आता है कि जब हम लोग छोटे थे ना, तो हमारे शहर में, मंडी छोटा शहर था, सारे शहरों का अब रूप बदल गया। तो यहाँ एक औरत थी, ऐसे ही घूमती रहती थी, खिम्मा नाम था उसका, मुझे याद है, आई खिम्मा बच्चों को डराते थे। फिर मैं जब ऊना गई तो वहाँ पर भी एक औरत थी ऐसे, और उसने ऐसे बड़े बड़े ना थैले से डाले होते थे, और थैलों में छोटी छोटी कतरने कागज़ों की, कोई जो कुछ मिलेगा उसको उठा के डालती जाएगी। तो उसको शायद छिंदी या क्या बोलते थे, तो ऐसे उसके पीछे छिंदी हुए बच्चे ऐसे चलते थे। तो मुझे लगता है कोई भी बस्ती अपने पागल लोगों के बिना कंप्लीट नहीं होती। हर जगह के अपने पागल हैं, हर जगह के अपने शदाई हैं। और ये आज ही ऐसा हो रहा है कि वो बुजुर्ग लोग, वो इसलिए होता है कि आप ठीक कह रहे हैं, एक तो अगर औरतें हैं उस उम्र में या मर्द हैं, वो एक ऐसी अवस्था को पार कर चुके। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे जब तक एक वुमन, मतलब जब तक वो यंग होती है ना, तो वो एक औरत है, मतलब वो जेंडर मैटर्स, कि वो एक औरत है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल जेंडर जो भी है वो फिजिकल है एक तरह से, तो वो मैटर करता है। उसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि वो जैसे होते हैं ना, मलंग हो गए, वो भी सुना होगा, कि आप एक ऐसी उम्र में आ जाते हैं कि अब आप मर्द हैं, आप औरत हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अब वो जो लेडी है, वो भी अब ऐसी ही एक सीमा रेखा को पार कर चुकी है, जहां उसका औरत होना, मर्द होना कोई मैटर नहीं करता। मतलब उस लिए उसको कोई खतरा नहीं है, वो सिक्योर है एक तरह से। एज ए वुमन जो वल्नरेबिलिटी है ना उसकी, वो खत्म हो जाती है। तो एक तो ये बात है। दूसरा यही है कि हाँ, घर में उसकी कोई
आप कह सकते हैं कि यूजफुलनेस नहीं है, उसने कुछ करना धरना नहीं है, बहू है, सारी जो ड्यूटीज़ है वो पूरा करती है। और दूसरा जैसे फैमिली में ना, ये हर फैमिली का अपने डायनेमिक्स हैं, है ना। जैसे एक बूढ़ी औरत भी है, उसका फैमिली में क्या स्थान है उस पर भी डिपेंड करता है। तो डायनेमिक्स ऐसे होते हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि आर्थिक पहलू भी है और भी कई पहलू हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा तो नेचुरली वो एलियनेटेड पर्सन है, फ्रस्ट्रेटेड एंड एलियनेटेड, है ना। तो मन नहीं लगता उसका, जी नहीं लगता, जी नहीं लगता। और बुढ़ापे में ये जो जी ना लगने की बात है, ये सभी में होती है धीरे धीरे। मैं जैसे कई बार साहब को कह देती हूँ ऐसे, लेकिन फिर मैं हंस पड़ती हूँ आगे से। वो कहते हैं कि क्या बात है तुम्हें, मन नहीं लग रहा है, बस ऐसे मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। तो मन क्यों नहीं लगता है कि मतलब चीज़ें हमें उस तरह से अब खींचती नहीं अपनी तरफ, लुभाती नहीं अपनी तरफ। आपको निंदा करने में वो रस नहीं रह गया कि आप 4 लोगों में बैठें और एक दूसरे की गॉसिप करें, उसमें रस नहीं है। फिर एक स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है, तो भगवान में भी आपका मन नहीं लग रहा उतना, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल होने के लिए एक बड़ी लंबी ट्रेनिंग चाहिए होता है। आपको पता है, जो ऐसे बोलते हैं ना भगवान का नाम लो, भगवान, वो इतना आसान नहीं होता कि हम बूढ़े हुए और भगवान को याद करने लग पड़े। उसके लिए एक लंबी ट्रेनिंग चाहिए, है ना। तो वो भी नहीं है, मतलब ना उसका वो उसमें रस है, उसको ना उसमें रस है। परिवार में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि कुछ ड्यूटी है कि वो किसी की माँ है, किसी की दादी है, इतना ही है। तो इसलिए वो आज़ाद है एक तरह से, तो आज़ाद औरत है वो। और भटकी हुई भी है, क्योंकि दिमाग थोड़ा उसका काम नहीं कर रहा है। वो तो एक फिजिकल रियलिटी है ना, लेकिन अदरवाइज इसका मतलब क्या है, थोड़ा सिंबॉलिकल है चीज़ें। एक रूपक है एक पागल औरत का या एलियनेटेड पर्सन का, जो अपने घर का रास्ता भूल गई है, जिसको पता नहीं है मैं कहाँ जाना है और मन नहीं लग रहा है उसका। तो एक भटकी हुई, मतलब जिसके आप कह सकते हैं ना एलियनेटेड पर्सन, ये है। तो आपकी कहानी की वो मुख्य पात्र कैसे बन गई, क्यों लगा आपको इस पे कहानी लिखनी? वो भी एक रियल कैरेक्टर है। और हमारे एक दोस्त थे ऊना में ही, तो जब हम उनके घर जाते थे, वो उनकी मदर थी, वो हमेशा ही उनकी बात करते थे। और वो उनके लिए एक प्रॉब्लम थी कि कहीं जा नहीं सकते, छोड़ के कैसे जाएं, भाई बोलेंगे सारा दिन तो होती नहीं है, नहीं बस शाम को तो घर आती है। और ऐसे ही कि खाना पीना, भाई देखो ऐसे नहीं खाएगी, बोलती रहेगी, गालियाँ देती रहेगी जो बहू है। तो सब उससे परेशान से थे, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कितनी हार्मलेस है, बोलती है। सो इट वाज वेरी अम्यूजिंग आल्सो फॉर अदर्स, और एक तरह से ट्रेजिक भी, बहुत ज़्यादा ट्रेजिक भी। लेकिन मैंने कहानी इसलिए लिखी कि मैं उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, अपने आप को नहीं, किसी स्टेज पर कि एक वक्त ऐसा आएगा शायद कि किसी भी चीज़ की ना, ये चीज़ें कहाँ इधर उधर, किसी चीज़ की कोई किसी संगति में नहीं बैठेगा सब कुछ, और फिर हमें ऐसे लगेगा कि हम निकल गए हैं कहीं भी, लॉस्ट, बस। नई पीढ़ी के लेखकों को आपको संदेश देना चाहते हैं कि वो कैसे लिखें? सब कुछ काम करते हुए। हाँ, कैसे लिखें तो किसी को नहीं बता सकते। कैसे लिखें इन द सेंस कि दे आर बिजी वर्किंग, उनके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो लेखन में भी आना चाहते हैं, लेखन में उनकी रुचि है। लिखने के लिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा 2 तरह का लेखन होता है। एक तो आप बोलेंगे कि कविता लिखना कोई ज़रूरी नहीं है कि कविता पढ़ी हुई हो। भाई मीरा भी तो बहुत बड़ी कवि थी, मीरा जैसा साहित्य तो किसी ने नहीं लिखा। तो उसके लिए या तो आपको मीरा होना पड़ेगा, मीरा लिखना नहीं, मतलब मीरा होना पड़ेगा, मीरा की तरह आपको जीना पड़ेगा वो जीवन। या फिर अगर आपको लेखक होना है तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है मुझे लगता है वो दूसरे लेखकों को पढ़ना है। लिखना है क्या, साहित्य है क्या, उसमें पूरी तरह से आपको ना उसकी एक पकड़ होनी चाहिए कि कविता अगर मैं लिख रही हूँ तो पहले पता होना चाहिए कविता होती क्या है, क्या कविता है। और फिर कविता होती क्या है इसका पता कैसे चलेगा कि कविता कोई आज तो नहीं लिखी जा रही, एक बहुत लंबी परंपरा है। हम उस परंपरा की छोटी से छोटी इतनी सी कड़ी है ना। तो जब तक पीछे का पता नहीं है
हम कहीं नहीं जुड़ सकते, और अगर जुड़े नहीं तो आगे भी कुछ नहीं है हमारे। तो हमें उस लंबी परंपरा का हिस्सा होना है। लिखो तभी जब आपको ये लगे कि हम आज तक जो लिखा गया, आगे जो लिखा गया, उसमें रत्ती मात्र, जैसे एक चिंटी का पाँव होता है, उतना सा ही सही, इतना सा अगर ऐड कर सकते हैं ना, तभी लिखो, नहीं तो ना ही लिखो बस। रेखा वशिष्ठ जी, आपने द अनकॉमन पीपल में अनकट में हमसे बात की, अपने जीवन के बारे में, अपनी रचना धर्मिता के बारे में, कविताओं के बारे में, कहानियों के बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज सच अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया। धन्यवाद।